नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 4 है तथा पार्ट 4 में आज हम बाकी के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच गए थे संसद से रिलेटेड उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पार्ट 3 में हमने संसद का जो पहला भाग था उसको हमने कवर कर लिया था। लगभग संसद के पहले भाग में हमने जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर किया था जो कि लोकसभा पे आधारित थे, तथा आज हम संसद के पार्ट 2 को कवर करेंगे। तथा यह संसद के पार्ट 2 में इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो संसद से बन सकते थे उनको हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। इसके साथ ही राज्यसभा से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। इससे पहले हमने भारतीय राज्य व्यवस्था की जो हम 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं उसके पार्ट 3 या मतलब 3 भाग का अब तक हमने अपलोड कर दिए हैं। पहले भाग में हमने पढ़ाया था मौलिक अधिकारों को, दूसरे भाग में हमने पढ़ाया था राष्ट्रपति को और तीसरे भाग में हमने संसद के पार्ट 1 को कवर किया था। तो अगर आपने हमारे पिछले 3 भाग नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिएगा, वे पिछले 3 भाग आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा में होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक का चयन करना है कि राज्यसभा से संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए 1 बाय 1 करके सभी चारों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, 280 सदस्य जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा हमारा कथन कह रहा है, राज्यसभा में 275 सदस्य होते हैं। ये भी कथन हमारा बिल्कुल गलत है। तीसरा कथन हमारा क्या कह रहा है, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो जो हमारा कथन तीसरा है वह बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारी राज्यसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह कितनी निर्धारित की गई है, तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। तो जो तीसरा कथन है इस प्रकार से हमारा सही है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, तो 250 में से 12 सदस्य राष्ट्रपति की द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। बाकी के जो 238 सदस्य बचते हैं राज्यसभा के, उनका जो नियुक्ति होती है, उनका जो चयन होता है वो राज्यों के तथा संघ राज्य क्षेत्रों से होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बाकी के जो 238 सदस्य हैं निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से। तो आप इसे याद रखिएगा। कथन जो हमारा सी है बिल्कुल सही है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250 जिनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य की विधानसभाओं के द्वारा या राज्य की विधान परिषद के द्वारा या राज्यों की विधानसभा व विधान परिषदों के द्वारा या नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा। तो राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं, तो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा। किसके द्वारा, तो राज्य की विधानसभाओं के द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है हमारा बिल्कुल सही है। इसके साथ ही राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है वह हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 जो हमारा है यह राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है तथा हमारे देश में राज्यसभा का जो गठन है वह किया गया था 1952 में। तो आप इसे याद रखिएगा, 1952 में राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था। तो ये भी 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है जिन्हें आप याद रख सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा का जो गठन है पहली बार कब किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1952 में पहली बार राज्यसभा का गठन किया गया था। तथा एक प्रश्न और बनता है राज्यसभा से रिलेटेड कि राज्यसभा के गठन का जो प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो अनुच्छेद 80 जो हमारा है वह राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विघटन नहीं किया जा सकता, तो इसे अस्थाई सदन हम कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा। राज्यसभा हमारा एक अस्थाई सदन है तथा लोकसभा क्या है? तो लोकसभा हमारा क्या होता है? लोकसभा हमारी अस्थाई सदन, क्योंकि लोकसभा का जो विघटन है प्रत्येक 5 वर्ष पे हो जाता है, परंतु जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, इसके राज्यसभा के सदस्य 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायरमेंट भी लेते रहते हैं, जिससे भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, मतलब उसके सदस्यों की संख्या के 1/3 जो होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायरमेंट भी लेते रहते हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हमारा जो राज्यसभा है इसको विघटित नहीं किया जा सकता, अर्थात राज्यसभा एक अस्थाई सदन है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल मैंने आपको बताया था 6 वर्ष का होता है, जिसमें से इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायरमेंट लेते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्यसभा को भंग करने का जो अधिकार है वह किसी के पास नहीं है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है तथा इसका विघटन नहीं किया जा सकता, तो इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो हमारे जो उपराष्ट्रपति होते हैं, हमारे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तथा प्रेजेंट टाइम में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो एम वेंकैया नायडू जी ये हमारे प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं, तथा एम वेंकैया नायडू ही हमारे प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा के सभापति भी हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ राज्यसभा में एक उपसभापति का भी प्रावधान है, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी राज्यसभा हमारा एक अस्थाई सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? यह भी सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है वह 250 होती है, जिसमें से 238 सदस्य जो होते हैं हमारे राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं, तथा बाकी के जो हमारे 12 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा में नामांकित की गई, तो आपको प्रथम एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री का नाम बताना है जिसको राज्यसभा में मनोनीत किया गया था। तो पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, यानी ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। पहली अभिनेत्री थी नरगिस दत्त जिनको मनोनीत किया गया था, जिनका नामांकन किया गया था राज्यसभा में, तो आप इसे याद रखिएगा। इनका कार्यकाल था 1980 से लेकर 1981 के मध्य, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249।
तो आर्टिकल 249 जो है यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए। तो आप इसे याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 संसद को यह शक्ति देता है कि वह राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई है? तो राज्यसभा चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह कितनी रखी गई है? तो 30 वर्ष, यानी ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए आपका जो न्यूनतम आयु सीमा आप याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु सीमा आपकी 25 वर्ष है। तो दोनों आपको याद रखना है। राज्यसभा के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष हो गई और लोकसभा के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष हो गई। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य हैं वो कितने हो सकते हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वह 250 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी राज्यसभा में टोटल अधिकतम सदस्य संख्या 250 होती है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किए जाते हैं, बाकी के 12 मनोनीत किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसे आप याद रखिएगा, यह लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्न में से राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? तो निम्न में से राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा के जो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक बुलाई जाती है? मतलब एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी अनिवार्य है? तो एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बार बैठक होना अनिवार्य है तथा इन 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। एक वर्ष में कम से कम संसद की 2 बैठकें बुलाई जाती हैं, जिसमें से इन 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद बनती है किनसे मिलाकर? हमारी भारतीय संसद बनती है, ये सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह जो प्रश्न है यह लगातार 100 से भी ज़्यादा बार सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो हमारी जो भारतीय संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो किनसे मिलकर बनती है? तो आप इसे याद रखिएगा। हमारे राष्ट्रपति हो गए, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप याद रखिए, उसके बाद लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट, यानी कि हमारी संसद। तो इसे आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलाकर हमारी संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट बनती है। तो आप इसे याद रखिएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा इसका? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यानी इसमें से कौन संसद का भाग नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारी जो संसद है वह 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार से इन तीनों को अगर हम हटा दें तो बाकी का ऑप्शन हमारा बचता है उपराष्ट्रपति। यानी जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वे संसद के अनन्य भाग नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। बाकी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद का अनन्य भाग होता है। तथा जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। जो उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है
जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 60 दिन तक, 90 दिन तक, 120 दिन तक या 150 दिन तक। तो मान लीजिए कोई संसद या विधानसभा का कोई सदस्य है, वह कितने दिन तक सदन को बिना सूचित किए अगर अनुपस्थित रहता है संसद या विधानसभा में, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 दिनों तक। तो मान लीजिए कि अगर कोई संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, वह बिना किसी सूचना दिए सदन में 60 दिनों तक लगातार गायब रहता है, तो उसकी जो सदस्यता है वह अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 60 दिनों तक। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कानून कौन बनाता है? तो हमारे संविधान में जो अतिरिक्त विषय दिए गए हैं उन पे कानून बनाने का जो अधिकार है किसके पास है? तो हमारे संविधान में जो अतिरिक्त विषय दिए गए हैं, तो उन अतिरिक्त विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है यह दिया गया हमारी संसद को। किसको? तो हमारी संसद को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी संसद। तो यहाँ पे बात हो रही है संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त, यानी हमारे संविधान की विषय सूचियों में उसके अतिरिक्त जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून कौन बनाता है? तो संसद। अब अतिरिक्त विषय क्या होते हैं? तो अवशिष्ट शक्तियां। तो इसे आप याद रखिएगा, अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं इस पे जो कानून बनाने का अधिकार है वह होता है संसद के पास। सो इसे भी आप याद रखिएगा, संसद के पास जो है अवशिष्ट शक्तियों के मतलब अवशिष्ट जो विषय होते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार होता है। बाकी हमारे जो संविधान की विषय सूचियां, जैसे आपका समवर्ती सूची हो गया और राज्य सूची हो गया और केंद्र सूची हो गया, ये 3 सूचियां हैं, अलग अलग सूचियां। आप याद देखिए, केंद्र सूची पर केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, और जो हमारी समवर्ती सूची है इस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तब बाकी हमारी जो अवशिष्ट सूची बचती है, अवशिष्ट शक्तियां बचती हैं, ये संसद के पास हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अध्यक्ष यानी कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो हमारा जो लोकसभा का स्पीकर होता है सदन में किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है या किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है। तो इस प्रकार की जो घटना है यह कहलाती है बैठ जाना, यानी यील्डिंग द फ्लोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि बैठ जाना। अगला प्रश्न हमारा है, शून्यकाल, यानी हमारा जो शून्यकाल है, हमारा जो 0 आवर है, हमारी संसदीय व्यवस्था का एक काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है शून्यकाल। तो इस शून्यकाल को आपको बताना है कि हमारा जो 0 आवर है, 0 आवर की जो व्यवस्था हमारे पार्लियामेंट में है, यह किस देश की देन है आपको बताना है। तो जो हमारी विशिष्ट संसदीय व्यवस्था है शून्यकाल यानी 0 आवर, यह हमारे भारत की ही देन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी भारत की ही देन है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो हमारा शून्यकाल है यह दोपहर 12 से 1 के मध्य होता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। टोटल 1 घंटे का शून्यकाल होता है। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है वह अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है यह अधिक से अधिक 1 घंटे हो सकती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तथा हमारा जो शून्यकाल है यह दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होके 1 बजे तक चलता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला हमारा है, संसद में शून्यकाल का समय क्या है? तो संसद में शून्यकाल का समय क्या बताया गया है? तो दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक संसद में शून्यकाल का समय रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या मतलब होता है? तो शून्यकाल का मतलब क्या होता है कि प्रश्न उत्तर काल, मतलब प्रश्न उत्तर सत्र को हम जो है शून्यकाल कहते हैं। तथा ये जो शून्यकाल होता है
इसमें उन प्रश्नों को संसद के मतलब सभा पटल पे रखा जाता है जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति महत्वपूर्ण विषयों के जो प्रश्न होते हैं उनको जो है शून्यकाल के समय पूछा जाता है, उनको शून्यकाल के समय सभा के पटल पे रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर सत्र से संबंधित होता है शून्यकाल। तो इस शून्यकाल में जो है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय के प्रश्न होते हैं उनको सभा पटल पे रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक होता है राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा कब? अगर राज्यसभा उस पर 14 दिनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है तो वह जो धन विधेयक है वह पारित मान लिया जाएगा राज्यसभा के द्वारा। तो ऑप्शन जो इसका बी है हमारा बिल्कुल सही है। 14 दिनों तक अगर राज्यसभा कोई भी कार्यवाही उस धन विधेयक पे नहीं करती है तो उस धन विधेयक को लोकसभा से राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा 14 दिनों तक। अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है कितने समय तक? तो अगर कोई मान लीजिए धन विधेयक है, अगर वह लोकसभा के द्वारा पास हो जाता है और फिर वह राज्यसभा में जाता है तो आपको बताना है कि राज्यसभा उस धन विधेयक को कितने समय तक अपने पास रोक सकती है। तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिनों के भीतर उसको रिस्पॉन्स करना होता है उस धन विधेयक के संबंध में। अगर कोई भी रिस्पॉन्स राज्यसभा नहीं करती है तो उस धन विधेयक को राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है हमारा डी बिल्कुल सही है, 14 दिन तक। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 कथन दिए गए हैं, इन 4 कथनों में से एक कथन सही है, आपको देख के बताना है। तो पहला हमारा कथन कह रहा है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह पहला कथन है जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यह कथन बाद में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह कथन सही है। उसके बाद यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यह भी कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा धन विधेयक होता है वह केवल सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यानी प्रस्तुत किया जाता है। अगला कथन हमारा है, यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो ये भी कथन बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो धन विधेयक होता है, जो मनी बिल होता है, यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप इसे याद रखिएगा, जो धन विधेयक होता है यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह कौन करता है? तो जो हमारा ज्वाइंट सेशन होता है, जो हमारा संयुक्त अधिवेशन होता है, इसको सबसे पहले बुलाता कौन है आपको पता होना चाहिए। तो ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? तो ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, यानी हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको अधिकार दिया गया है ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का। परंतु ज्वाइंट सेशन तो हमारे राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, परंतु यह ज्वाइंट सेशन की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा का स्पीकर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। परंतु जो संयुक्त बैठक है यह बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये 2 मेजर डिफरेंस हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इन्हें आप अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखिएगा कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये दोनों आप क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? मतलब किसके लिए हुई थी हमारी संसद की प्रथम जो संयुक्त बैठक हुई थी? तो हमारी संसद की जो प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी यह कब हुई थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो आप इसे याद रखिएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में जो है
6 मई 1961 को, ये डेट आप याद रखिएगा, 6 मई 1961 को जो है पहली बार ज्वाइंट सेशन यानी कि संयुक्त बैठक बुलाई गई थी दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। तो ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। यह थी हमारी पहली संयुक्त बैठक, तो आप इसे याद रखिएगा, ये भी सुपर इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ हमारा जो दूसरी संयुक्त बैठक बुलाई गई थी वो बुलाई गई थी 1978 में। कब, किसके लिए बुलाई गई थी? तो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल, किसके लिए? तो बैंक सेवा आयोग निरसन बिल से संबंधित थी हमारी दूसरी बैठक, संयुक्त बैठक, जो 1978 में बुलाई गई थी। उसके बाद 2002 में हमारी जो है तीसरी बैठक बुलाई गई थी, जो है पोटा से संबंधित थी। किससे? तो पोटा से संबंधित थी तीसरी संयुक्त बैठक, जो 2002 में बुलाई गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 6 मई 1961 को, किससे संबंधित थी? तो दहेज उन्मूलन विधेयक से संबंधित थी। दूसरी बैठक बुलाई गई जो संयुक्त बैठक 1978 में, किससे संबंधित थी? तो बैंक सेवा आयोग से संबंधित थी। बैंक सेवा आयोग निरसन बिल से संबंधित थी 1978 में जो है संयुक्त बैठक। और तीसरी बुलाई गई थी पोटा से संबंधित थी 2002 में हमारी संयुक्त बैठक। तो ये 3 डेट आप याद रखिएगा, 1961, 1978 और वर्ष 2002। अगला हमारा प्रश्न है, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो मान लीजिए कोई भी कानूनी विधेयक है तो वह संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो संसद के दोनों में से किसी एक पटल पे, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी दोनों में से संसद के एक पटल पे, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसके अलावा अगर धन विधेयक की बात हो तो जो धन विधेयक है केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगर किसी कानूनी विधेयक की बात हो तो जो कानूनी विधेयक होता है वो या तो लोकसभा में रखा जा सकता है या तो राज्यसभा में रखा जा सकता है। परंतु अगर धन विधेयक की बात हो तो धन विधेयक के प्रावधान में जो शक्ति है वह लोकसभा को ही दी गई है। क्यों? क्योंकि जो धन विधेयक है वह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत का, भारत की संचित निधि पर धन निर्गत का मतलब धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? यानी हमारी भारत की जो संचित निधि है उसमें से जो धन निकासी होती है उस पर नियंत्रण कौन रखता है? तो इसमें दिए गए ऑप्शंस में से कोई भी सही नहीं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत की संचित निधि पर जो है किसका अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त में से किसी का नहीं। तब कौन नियंत्रण रखता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारी जो भारत की संचित निधि है, अगर उस संचित निधि में से कोई भी धन निकालना है तो आपको सबसे पहले संसद की मंजूरी लेनी होती, यानी संसद का पूर्ण नियंत्रण होता है हमारी भारत की संचित निधि पर। तो इसे आप याद रखिएगा, संसद। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो जो आकस्मिकता निधि होती है इसको राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है? तो राष्ट्रीय संकट के समय, यानी ऑप्शन जो इसका है हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मैंने बताया था गलत है, बिल्कुल ऑप्शन इसका जो बी हमारा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी संसदीय स्वीकृति के पूर्व होगा यहाँ पे, संसदीय स्वीकृति से पूर्व, यानी जो हमारी आकस्मिकता निधि होती है इस पे जो राष्ट्रपति होते हैं उनका पूर्ण अधिकार होता है तथा इसमें संसद का कोई भी रोल नहीं होता है। संसद की स्वीकृति के बिना ही जो राष्ट्रपति होते हैं वह आकस्मिकता निधि का व्यय कर सकते हैं अपने अनुसार। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही जो है आकस्मिकता निधि को व्यय किया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो आकस्मिकता निधि हमारी होती है इस पर राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है तथा इस निधि के ऊपर जो है संसद की स्वीकृति लेनी जरूरी नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय स्वीकृति के पूर्व। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक से संबंधित हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 110 का जो संबंध है
यह धन विधेयक से है, तो आप इसे याद रखिएगा, धन विधेयक से संबंधित है आर्टिकल 110, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 110। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो संविधान के अंतर्गत धन विधेयक है उसको प्रस्तुत किया जाता है केवल और केवल लोकसभा में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो धन विधेयक होता है उसको केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है, हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वह प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है कब। आपको बताना है कि जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा होता है वह संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है। तो जो इकोनॉमिक हमारा सर्वे होता है यह संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है, तो जो हमारा आगामी बजट होता है उसको पेश करने से पूर्व, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। बजट जो हमारा होता है, कोई बजट हमारा जो आगामी वर्ष का बजट है अगर वह पेश किया जाना है तो उसके ठीक एक दिन पहले, आप इसे याद रखिएगा, हमारे आगामी वर्ष के बजट के पेश करने के ठीक एक दिन पहले ही जो है इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगामी बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, यानी मान लीजिए हमारा बजट कल पेश होने वाला है तो आज यानी इसके एक दिन पहले ही जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है पार्लियामेंट के द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है। तो कोई व्यक्ति वयस्क व्यक्ति मान लीजिए है तो उसकी कानूनी आयु कितनी होगी तब वह वयस्क व्यक्ति माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 18 वर्ष, यानी ऑप्शन जो इसका डी है हमारा बिल्कुल सही है। तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में, तथा इस संविधान संशोधन के द्वारा जो मताधिकार की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा यही 18 वर्ष जो है नागरिक के लिए वयस्क होने की कानूनी आयु है। तो इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। इसको 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे बड़ी हमारी संसदीय समिति कौन सी होती है, तो हमारी जो सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है वो होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति, तो एस्टीमेट कमेटी जो हमारी होती है, जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है, यह हमारी सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 30। कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, तथा इसके जो सदस्य होते हैं केवल लोकसभा से ही निर्वाचित होते हैं। जिसे भी आप याद रखिएगा, जो प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं वे केवल लोकसभा से ही निर्वाचित किए जाते हैं, तथा इसके सदस्यों की जो कार्य अवधि है वो 1 वर्ष की होती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है यह हमारे सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, तथा इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, तथा इसके जो 30 सदस्य होते हैं वे लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं, तथा इसके सदस्यों की जो संख्या होती है वो 1 वर्ष होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ हमारी संसदीय समिति एक होती है लोक लेखा समिति, इसे भी आप याद रखिएगा। ये होती है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसको कहते हैं हम लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें से जो 15 सदस्य होते हैं वे हमारे लोकसभा से होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। लोकसभा से 15 सदस्य इसमें, तथा बाकी के जो 7 सदस्य होते हैं वे राज्यसभा से होते हैं। तो हमारे संसद की 2 इंपॉर्टेंट समितियां हैं,
पहली हो गई आपकी लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके साथ हमारी जो संसद की दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति, यह संसद की सबसे बड़ी समिति भी है। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों की संख्या होती है 30 तथा इसके जो 30 सदस्य होते हैं वे लोकसभा से निर्वाचित किए जाते हैं तथा इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो टोटल 1 वर्ष का होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है, इन्हें आप याद रखिएगा, इनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टीमेट कमेटी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है, जो हमारी एस्टीमेट कमेटी होती है, इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है टोटल 1 वर्ष का, यानी 1 वर्ष का कार्यकाल होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो जो लोक लेखा समिति है वह अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो जो हमारी लोक लेखा समिति होती है यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत के राष्ट्रपति को। किसको? तो हमारी जो लोक लेखा समिति होती है यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, यानी लोकसभा के स्पीकर को, यानी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको जो है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो आप इसे याद रखिएगा, लोक लेखा समिति को, मतलब हमारी जो लोक लेखा समिति होती है वो अपनी रिपोर्ट जो है यह लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो हमारी लोक लेखा समिति होती है वह अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो यह अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है भारतीय संसद को लोक लेखा समिति के, मतलब भारतीय संसद की जो हमारी लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो हमारी जो लोक लेखा समिति होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है। तो हमारी जो लोक लेखा समिति होती है इसकी सदस्य संख्या होती है टोटल कितनी? तो 22। तो लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से 22 सदस्य हो गए, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं आपके राज्यसभा से। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो इसे आप याद रखिएगा, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करते हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। तो हमारी जो लोक लेखा समिति होती है उसकी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है यह कहाँ प्रस्तुत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट है यह प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। किसके पास? तो लोकसभा स्पीकर के पास। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आज संसद से संबंधित बाकी के हमने जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। तथा ये जो हमारा वीडियो है यह भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज का चौथा पार्ट था। तो इस चौथे पार्ट में हमने संसद के बाकी के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर हम मिलेंगे एक नए पार्ट के साथ। तो आई होप आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।